नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। 2024 में 5 मेगा परियोजनाएं जो भारत के बुनियादी ढांचे को देंगी बढ़ावा। एलआईसी, जेंसोल इंजीनियरिंग, जीआर इंफ्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और बहुत कुछ। किंग्स इंफ्रा वेंचर्स ने 2024 के लिए विकास का किया लक्ष्य निर्धारित। आकांक्षा पावर आईपीओ आवंटन को जल्द ही दिया जाएगा अंतिम रूप। शहरों में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए 48,736 करोड़ रुपए मंजूर। सड़कों का 2024 का उपहार, नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। तमिलनाडु सरकार राज्य में ईवी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की इच्छुक। डेवलपर्स और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच अप्रत्याशित विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल का किया गठन। इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण बाजार के 2032 तक 13,800.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। कंपनी को 19,422 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की खबर के बाद भेल के शेयर पहुंचे 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा का आईपीओ तीसरे दिन 373 गुना हुआ सब्सक्राइब। एनएसई एमएसई पर धीमी शुरुआत के बाद समीरा एग्रो एंड इंफ्रा के शेयर की कीमत में 5% का लगा निचला सर्किट। नवंबर 2023 में सौर और पवन जनरेट के लिए एसईसीआई संवितरण में सालाना आधार पर 15% की हुई वृद्धि। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। जनवरी से शुरू होकर वर्ष 2024 में 5 मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, जो एक बार चालू होने के बाद देश के शहरी बुनियादी ढांचे के परिदृश्य और विशेष रूप से 2 महानगरीय क्षेत्रों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगर क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाएंगे। नीचे परियोजनाओं और उनके प्रत्याशित उद्घाटन का विवरण दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एंड इंजीनियरिंग मेगा स्ट्रक्चर है। लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये भारत में बनने वाला सबसे लंबा समुद्री पुल है और ये मुंबई शहर को मुख्य भूमिका नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। बीमा दिग्गज को सोमवार को महाराष्ट्र राज्य में माल और सेवा कर यानी जीएसटी दायित्वों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए जुर्माने सहित कुल 806 करोड़ का मांग आदेश प्राप्त हुआ। कुल 806 करोड़ की मांग में 365 करोड़ जीएसटी, 404 करोड़ जुर्माना और 37 करोड़ ब्याज शामिल है। कंपनी ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से 300 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंजों को सूचित किया। फाइलिंग में कहा गया कि इंजीनियरिंग फर्म के निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निर्गम, तरजीही आवंटन और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के एक या अधिक क्यूआईपी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने सोमवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश में 41.9 करोड़ के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क के साथ एक परियोजना जीती है। कंपनी ने कहा कि उसे 31 दिसंबर को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से मध्य प्रदेश में राजगढ़ एसईजेड में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम चरण 2 परियोजना के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ। कंपनी द्वारा 2024 के लिए विकास लक्ष्य निर्धारित करने और बेंटो की जापानी अवधारणा से प्रेरित रेडी टू ईट सी फूड व्यंजनों की एक श्रृंखला किंग्स बेंटो के लॉन्च की घोषणा के बाद किंग्स इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में 3.73% की बढ़ोतरी हुई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी यानी CIFT के सहयोग से विकसित ये उत्पाद जनवरी 2024 से केरल में उपलब्ध होगा। इसके अलावा किंग्स फ्रेश लाइन को किंग्स फ्रिगो के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है, जो ताजा
जमे हुए या ठंडे प्रीमियम समुद्री भोजन उत्पादों की पेशकश करता है। विस्तार और विपणन योजनाओं का समर्थन करने के लिए किंग्स इंफ्रा 17 करोड़ के इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन जारी कर रहा है और पंजाब नेशनल बैंक से 40 करोड़ तक की कार्यशील पूंजी हासिल कर रहा है। पिछले वर्ष की मुख्य विशेषताओं में शंघाई स्थित मैसर्स के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल है। आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ शेयर आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिन निवेशकों ने इशू के लिए आवेदन किया है वो रजिस्ट्रार के पोर्टल में आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं, जो कि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आकांक्षा पावर आईपीओ बुधवार 27 दिसंबर को सदस्यता के लिए खुला और शुक्रवार 29 दिसंबर को बंद हुआ। तीसरे दिन आकांक्षा पावर आईपीओ की सदस्यता स्थिति 117.39 गुना थी। निवेशक ये पता लगा सकते हैं कि आवंटन के आधार पर उन्हें कितने और कितने शेयर दिए गए हैं। आवंटित शेयरों की संख्या आईपीओ आवंटन स्थिति में भी देखी जा सकती है। कंपनी उन आवेदकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगी जिन्हें शेयर नहीं दिए गए। जिन लोगों को आवंटित किया गया है उन्हें उनके शेयर उनके डीमैट खातों में प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि शहरों में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2.84 लाख परियोजनाओं के लिए 48,736 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा कि जहां स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को 2026 से 27 तक बढ़ा दिया गया है, वहीं गुजरात के शहरों को विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से 18,395 करोड़ की राशि भी मिली है। बयान में कहा गया है कि गुजरात देश के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में से एक है और पिछले 2 दशकों में नवीन और भविष्य की परियोजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बयान में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी सूरत डायमंड बोर्स धोलेरा SIR और साबरमती रिवर फ्रंट ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में बदलाव लाया है। बयान में कहा गया है कि स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना तब शुरू की गई थी जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे और इसमें बुनियादी ढांचे योजनाएं, तूफानी जल लाइनें, झील सौंदर्यीकरण परियोजनाएं, सड़क कार्य, जल आपूर्ति परियोजनाएं, स्ट्रीट लाइट कार्य और बड़ी संख्या में योजनाएं शामिल थी। सिडको नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की योजना बना रहा है, जो एक अभूतपूर्व उद्यम है जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में से एक के रूप में खड़ा होगा। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सहयोग से क्रियान्वित भारत में इस शहरी बहु हवाई अड्डे प्रणाली का लक्ष्य निर्बाध संचालन सुनिश्चित करते हुए 2 समानांतर रनवे और पूर्ण लंबाई वाले समानांतर टैक्सी की सुविधा प्रदान करना है। सालाना न्यूनतम 60 मिलियन यात्रियों और 1.5 मिलियन टन कार्गो को पूरा करने की उम्मीद के साथ NMIA मुंबई हवाई अड्डे पर भीड़ को कम करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि नवी मुंबई हवाई अड्डे आने वाले वर्ष में चालू हो जाएगा। फडणवीस के मुताबिक अगस्त 2024 में हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। नेरुल यात्री जल टर्मिनल का काम सभी पहलुओं में पूरा हो चुका है और पिछले साल से महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा किए जाने वाले यात्री परिवहन संचालन के लिए तैयार है। ये संकेत दिया गया है कि ये सेवा 2024 तक चालू हो सकती है। इस केंद्र सरकार की अंतर्देशीय जल परिवहन विकास नीति के तहत पूर्वी वाटरफ्रंट परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री TRB राजा ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ईवी क्षेत्र को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत मुख्य सड़कों और राजमार्गों पर चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड के साथ चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV निर्माताओं को भी चार्जिंग स्टेशनों में निवेश करने का निर्देश दिया है। ये कदम सरकार द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन देने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने EV नीति जारी की है।
देश में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में से लगभग 70% दोपहिया और 40% चार पहिया वाहन तमिलनाडु में निर्मित होते हैं। ये एक बड़ी संख्या है और तमिलनाडु में ईवी की खपत भी बढ़ रही है। हमारे पास ईवी उद्योग के लिए परिस्थितिकी तंत्र होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स, ईपीसी ठेकेदारों और एनटीपीसी, एसईसीआई, एसजेवीएन आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच अप्रत्याशित विवादों को हल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा बिजली डेवलपर्स, ईपीसी ठेकेदारों और एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, एमएनआरई द्वारा नामित किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी के बीच अप्रत्याशित विवादों पर विचार करने के लिए एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना पिछले साल जून में मंत्रालय ने कहा कि उसने विवाद निपटान तंत्र को संशोधित किया है, जिसमें एक विवाद समाधान समिति यानी डीआरसी का निर्माण शामिल है, जो डेवलपर्स और आरईआईए के बीच विवादों का निपटारा करेगा। 2022 में ग्लोबल इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन मार्केट का मूल्य 7,927.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। 2032 के अंत तक इसके 5.7% की CAGR से बढ़कर 13,800.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मार्केट रिसर्च और प्रतिस्पर्धी इंटेलिजेंस प्रदाता के एक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक ईपीसी बाजार 2017 और 2021 के बीच 4.2% की CAGR से बढ़ा। वैश्विक ईपीसी बाजार हिस्सेदारी का 1/3 से अधिक हिस्सा उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के पास है, जो उद्योग में अग्रणी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर 6% तक बढ़े और 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर 204.65 रुपए पर पहुंच गए। स्टॉक में तेजी तब आई जब द हिंदू बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट दी कि भारी विद्युत उपकरण कंपनी तालाबीरा में एनएलसी इंडिया के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी बोली लगाने वाली कंपनी रही है। सुबह लगभग 10:30 बजे भेल के शेयर 4.91% या 9.5 रुपए बढ़कर 202.95 रुपए पर थे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 70,633.66 करोड़ रुपए पर रहा। विश्लेषकों के मुताबिक कंपनी को एक साल पहले के 3,091 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 2,060 करोड़ रुपए का समेकित घाटा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार BHEL तालाबीरा में एनएलसी इंडिया के लिए 800 मेगावाट की 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां बनाएगा। संयोग से एनएलसी ने परियोजना में 800 मेगावाट की चौथी इकाई जोड़ दी है। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बोली लगाने के तीसरे दिन 1 जनवरी को 373.43 गुना सब्सक्राइब किया गया। प्रतिभागियों ने 21.5 लाख शेयरों के ऑफर आकार के मुकाबले 80.28 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद खुदरा निवेशक और उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति आईपीओ को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। उन्होंने आवंटित कोटा का 620.6 गुना और उनके लिए निर्धारित हिस्से का 486.4 गुना खरीदारी की। योग्य संस्थागत खरीदारों ने आरक्षित हिस्से का 17.66 गुना हिस्सा चुना। शुद्ध निर्गम आकार का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 15 से 15% उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए और शेष 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया। राजस्थान स्थित इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 15.93 करोड़ रुपए जुटाने का है। आईपीओ में केवल एक नया निर्गम भाग शामिल है। समीरा एग्रो एंड इंफ्रा के शेयर की कीमत ने आज एनएसई एमएसई पर धीमी शुरुआत की। एनएसई एमएसई पर समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड का शेयर मूल्य 180 पर सूचीबद्ध था, जो कि निर्गम मूल्य के समान है। अपनी शुरुआत के बाद समीरा एग्रो एंड इंफ्रा का शेयर मूल्य लाल रंग में फिसल गया और 5% निचले सर्किट में बंद हो गया। समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ गुरुवार 21 दिसंबर को सदस्यता के लिए खुला और बुधवार 27 दिसंबर को बंद हुआ। निवेशकों ने 4 दिनों के दौरान
SME IPO के लिए आमतौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। चौथे दिन समीरा एग्रो IPO सदस्यता की स्थिति 2.92 थी। तीसरे दिन SME IPO को 1.83 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। SME IPO के पहले और दूसरे दिन क्रमशः 27% और 90% सब्सक्रिप्शन देखा गया। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI ने नवंबर 2023 में खरीदी गई ऊर्जा के लिए सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों को 9.07 बिलियन का भुगतान किया। संवितरण में अक्टूबर से 9% की गिरावट देखी गई, लेकिन साल दर साल आधार पर 15% की वृद्धि हुई। नवंबर में सौर और पवन डेवलपर्स को किया गया भुगतान कुल भुगतान का 96.5% था। नोडल एजेंसी ने महीने के दौरान कुल 9.4 बिलियन का वितरण किया। SECI ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स द्वारा एजेंसी की परियोजना के निष्पादन में शामिल एक ठेकेदार को मुआवजा देने के लिए 134.5 मिलियन का वितरण किया। एजेंसी ने वार्षिकी पद्धति के तहत वस्तु एवं सेवा कर, सुरक्षा शुल्क और बुनियादी सीमा शुल्क दावों के खिलाफ सौर ऊर्जा डेवलपर्स को 115.8 मिलियन की प्रतिपूर्ति की। एज्योर पावर 43, क्लीन सोलर, SB एनर्जी 4, एज्योर पावर इंडिया और SBG क्लीन टेक प्रोजेक्टो 5 प्रमुख लाभार्थी थे। आज के EPC के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।